स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां पर आज मैं डिस्कस करने वाला हूं 1833 का चार्टर अधिनियम। इसके पहले की वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को, 1786 के अधिनियम को, 1793 के चार्टर एक्ट को और 1813 के चार्टर एक्ट को हम लोग कवर कर चुके हैं। तो भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में यह अगला चार्टर है जिसे हमें डिटेल में जानना है। तो आज हम लोग पूरी तरह से चर्चा करेंगे 1833 के चार्टर अधिनियम के ऊपर। क्या थी इसकी विशेषताएं और किस वजह से ये खास है, चलिए इस बात पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस अधिनियम में क्या होता है कि ब्रिटिश भारत में जो प्रशासनिक केंद्रीकरण है उसकी दिशा में यह निर्णायक कदम था। तो क्या लिखा है कि ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था, क्योंकि ब्रिटिश भारत में अभी जो प्रशासन चल रहा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से चल रहा था। और लास्ट क्लास में हमने जाना था कि 1813 के चार्टर के हिसाब से क्या किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को, जो एकाधिकार था, व्यापारिक एकाधिकार, उसको ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन चाय और चीन के साथ उसका व्यापार अभी भी बना हुआ था। तो ये 1813 के अधिनियम में हुआ था। और 1833 में क्या किया गया कि भारत में जो प्रशासनिक केंद्रीकरण है, प्रशासनिक केंद्रीकरण का मतलब होता है कि भारत का जो शासन है अब पूरी तरह से ब्रिटेन के द्वारा चलाया जाएगा, वहाँ पे केंद्र की सरकार मानी जाएगी। ठीक है। और इस अधिनियम की विशेषताएं अब देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या यहाँ पर अधिनियम में हुए। तो चलिए सबसे पहले जो इसके अंदर बात करते हैं वो है कि इसने बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत के गवर्नर जनरल बना दिया। मतलब अभी तक आपको पता होगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान बंगाल के गवर्नर को बंगाल का ही गवर्नर जनरल बनाया गया। मतलब पूरे भारत का नहीं बल्कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना के उसके अंतर्गत मद्रास एवं बॉम्बे प्रेसिडेंसियों को ला दिया गया। लेकिन अब बात करें कि 1833 में क्या हुआ, तो 1833 में बंगाल के गवर्नर को ही कहा गया कि आप बंगाल के नहीं बल्कि पूरे भारत के गवर्नर जनरल हैं। तो इसका क्या अर्थ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जितने भी क्षेत्रों को विजिट किया गया था उन पर सीधे तौर पे ब्रिटेन ने अपना अधिकार जमा लिया और कहा कि अब ये सभी क्षेत्र ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र हैं, ना कि कंपनी के अधीन क्षेत्र। ठीक है। और उनकी देखरेख के लिए जो बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, उन बंगाल के गवर्नर को कहा कि अब आप पूरे भारत के गवर्नर जनरल माने जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये हुआ था 1833 के चार्टर एक्ट में, जिसमें सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियाँ निहित होगी। किसमें सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियाँ निहित होंगी? तो जो बंगाल का गवर्नर है अब वो भारत का गवर्नर जनरल हो गया और उसे सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियां प्रदान कर दी गई। मतलब जितने भी भारत में मामले हैं सबकी शक्ति किसे दे दी गई? भारत के गवर्नर जनरल को। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश अधिकार वाले संपूर्ण भारतीय प्रदेशों पर पूरा नियंत्रण था। तो मैंने बात ये समझा दी है कि जितना भी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है अधिकार किया हुआ क्षेत्र था उस पर ब्रिटिश सरकार ने अपना अधिकार जता लिया और कंपनी को एक तरह से हटाने की कोशिश की। ठीक है। अब ध्यान देते हैं कि ये कौन थे जिन्हें ये दोनों अधिकार मिले। तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं। अब मैं बात करूं कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, जो 1773 में बनाए गए थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन है? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है। क्यों? क्योंकि इन्हें पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 के अधिनियम के द्वारा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने फिर क्या किया। मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिक को ये अधिकार तो दे दिया गया कि अब आप भारत के गवर्नर जनरल हैं और आपको सभी सैन्य एवं जो भी नागरिक मामले हैं वो सब आपको प्रदान किए जाते हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया कि मद्रास और मुंबई के गवर्नर, ठीक है, मद्रास और मुंबई के गवर्नरों को
जो विधायी शक्तियाँ दी गई थी, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने नहीं किया, बल्कि ये इसी अधिनियम में लिखा हुआ था। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक को तो ये अधिकार दे दिएगा। और इसी अधिनियम में एक और बात क्या लिखी गई थी कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी है और जो मुंबई की प्रेसिडेंसी है, यहाँ के गवर्नर जो भी हैं, जो लोग भी यहाँ पे गवर्नर बने हुए हैं, उनकी विधायी शक्ति खत्म कर दी गई, उनको विधायी शक्ति से वंचित कर दिया गया। अब ये विधायी शक्ति का मतलब क्या होता है? विधायी शक्ति का मतलब होता है कानून बनाने की शक्ति। कानून बनाने की शक्ति, जैसे मैंने बताया कि 1733 के एक्ट में, सॉरी 1833 इसके पहले क्या था, 1813 के एक्ट में, सॉरी 1813 के अधिनियम के दौरान ये घोषणा कर दी गई थी कि तीनों प्रेसिडेंसी, चाहे वो मद्रास हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो बंगाल हो, तीनों प्रेसिडेंसियों को क्या किया गया था? कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। लेकिन उस पर एक शर्त रखी गई थी कि आप कोई भी कानून बनाएंगे तो उसे पहले ब्रिटेन की संसद के द्वारा पारित करवाना होगा। तो ये शर्त थी पिछले अधिनियम में, 1813 के अधिनियम में। ठीक है। लेकिन अब क्या किया गया? 1833 के अधिनियम में इन लोगों से, दो लोगों से, मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर थे, इनसे कहा कि आप कोई कानून नहीं बना सकते हैं, आपको कानून बनाने का अधिकार नहीं है। बंगाल के गवर्नर जो कानून बना के देंगे वही कानून आपको मानना पड़ेगा। इस बात को भी इसमें स्पष्ट कर दिया गया। और भारत के गवर्नर, हाँ, जो बंगाल में गवर्नर है उन्हीं को पूरे भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। ब्रिटिश भारत, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ब्रिटिश भारत एक शब्द आ रहा है। ब्रिटिश भारत का मतलब हुआ वे क्षेत्र जिन्हें कंपनी ने अपने अधिकार में ले लिया है। ठीक है, वे क्षेत्र जिन्हें कंपनी ने अपने अधिकार में ले लिया है वो ब्रिटिश भारत है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि मद्रास और मुंबई के लोगों, जो गवर्नर हैं, उनको कानून बनाने का अधिकार ले लिया गया उनसे, और कहा गया कि भारत के जो गवर्नर जनरल हैं, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हैं, वही क्या करेंगे? पूरे भारत के लिए, पूरे भारत में भी कौन सा, पूरे ब्रिटिश भारत के लिए जो है कानून बनाएंगे, विधायिका तैयार करेंगे। और इसके अंतर्गत एक और बात होती है कि इसके अंतर्गत जो पहले कानून बनाए गए थे, मतलब कहा कि ठीक है, अब से पूरे भारत के लिए कौन कानून बनाएगा? तो वो बनाएगा भारत का गवर्नर जनरल। तो उन कानूनों का क्या, जो कानून पहले बनाए जा चुके हैं, तो कहा गया कि ठीक है, जो कानून पहले बनाए गए हैं उन कानूनों को नियामक कानून कह देना। मतलब उन कानूनों का नाम क्या रख देना? नियामक कानून। ठीक है। तो इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून, मतलब ये एक्ट पारित होने से पहले बहुत सारे कानून बने होंगे। तो 1833 का एक्ट, 1833 का जो चार्टर है, उसके आने से पहले जितने भी कानून बनाए गए थे, उन सब कानूनों को कह दिया गया? नियामक कानून, रेगुलेटरी एक्ट। ठीक है। और अब जो नए कानून बनाए जा रहे थे, इन्हें कहा गया केवल एक्ट, अधिनियम। ठीक है। तो याद रखना कि 1833 के पहले जितने भी कानून बने हैं उनको रेगुलेटरी एक्ट कहते हैं, उनको रेगुलेटरी एक्ट कहा गया। और उसके बाद जितने बनेंगे उनको अधिनियम या केवल एक्ट कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, आगे कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर क्या कर रही थी? व्यापार कर रही थी। ठीक है। और अपने आप को दिखा रही थी कि हम व्यापारिक कंपनी है, हम कोई प्रशासन में काम नहीं करते हैं, लेकिन हालांकि वो प्रशासन का ही काम कर रही थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन की देखरेख के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी गठन किया गया था। तो अब क्या कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी से कि आप ये जो व्यापारिक निकाय के रूप में काम कर रही है ना, उसको ख़त्म कर दीजिए। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधि हैं उनको समाप्त कर दिया गया। और ये कह दिया गया कि अब यह पूर्ण रूप से क्या बन चुकी है? प्रशासनिक निकाय बना दी गई इसको। मतलब ये स्पष्ट कर दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी कोई व्यापारिक कंपनी नहीं, बल्कि भारत पर शासन करने वाली एक निकाय है, एक संस्था बन चुकी थी। बात समझ में आ गई?
चलिए, तो इसमें 2-3 प्रावधान किए गए हैं, इन चीज़ों को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। पहला प्रावधान हमने क्या देखा इसके अंदर, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और पहला प्रावधान देखा कि ये भारत में प्रशासनिक केंद्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण क्यों था। तो आपने जान लिया कि प्रशासनिक केंद्रीकरण की दिशा में इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि अब भारत के लिए केवल एक सरकार का गठन किया जा रहा था, वो थे भारत के गवर्नर जनरल, जो कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया और उसे सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियाँ दे दी गई और यहाँ पर एक ऐसी सरकार बनी जिसने ब्रिटिश अधिकार वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण कर लिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक को क्या किया गया, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। सर क्या किया गया कि मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर हैं उनको कानून बनाने के अधिकार से वंचित करके पूरे भारत के लिए केवल एक आदमी को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया और वो कोई और नहीं, वो था भारत का गवर्नर जनरल यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया कि जो कानून पहले बनाए जा चुके थे उनको कहा कि ये नियामक कानून है और जो कानून अब बनाए जाने थे उनको अधिनियम के नाम से कहा गया। ये भी इस एक्ट में बात कही गई थी। ठीक है, आगे हम अगर देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे व्यापारिक निकाय के रूप में कार्य कर रही थी, उसको कहा कि अब आप व्यापारिक निकाय नहीं है, अब आप पूरी तरह से क्या है, प्रशासनिक निकाय है। यानी आपको अब व्यापार से कोई लेना देना नहीं है, व्यापार दूसरी कंपनियां कर लेंगी। क्योंकि आपको पता है कि 1813 में ब्रिटेन की सभी कंपनियों के लिए क्या किया गया था, भारत के साथ व्यापार का मार्ग खोल दिया गया था। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे कहा गया कि अब आप व्यापारिक निकाय मत रहिए, अब आप प्रशासन कीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो प्रशासनिक इकाई बना दिया गया और उसके बाद इसके अंतर्गत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के नियंत्रण में आ गए। अब क्या हो गया कि जब इसको कह दिया कि अब प्रशासनिक निकाय हैं, तो जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने क्षेत्र मतलब भारत में अपने क्षेत्रों को जीता था, मतलब भारत के जितने भी क्षेत्र थे जिन पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार किया था, वो सीधे सीधे ब्रिटिश के अंतर्गत आ गए, ब्रिटिश राजशाही के अंतर्गत आ गए और उसके उत्तराधिकारियों के नियंत्रण में आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारी। तो इसका मतलब हुआ कि ब्रिटेन के अंदर एक राजशाही घराने का ये चलता है, शासन चलता है। जैसे ब्रिटेन की महारानी हुआ करती हैं, ब्रिटेन के महाराज हुआ करते हैं। तो ब्रिटेन के जो भी राजशाही परिवार हैं उसके अंतर्गत ये सब चीज़ अपने आप आ चुके थे। इस बात को ध्यान रखिएगा जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के विजिट किए हुए प्रदेश थे। एक और बड़ी घटना इसके अंदर होती है कि इस एक्ट के अंदर एक और व्यवस्था आती है और वो व्यवस्था होती है कि जो सिविल सेवक हैं उनके चयन के लिए भारतीयों से कहा जाता है कि एक खुली प्रतियोगिता है, आप भी आइए, पार्टिसिपेट करिए और फिर कंपनी में जो है बड़े पदों पर आप भी भर्ती होइए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात थी कि 1833 के चार्टर एक्ट में एक बात और लिख कर आई। कहाँ से ये आती है, संसद से, जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है वहाँ से ये चीज़ें पास होकर आती हैं। तो उसमें ये भी व्यवस्था कर दी गई थी कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता है, जिसको पार्टिसिपेट करना है वो कर सकता है, वो चाहे भारतीय हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, और कंपनी को अपनी सेवा दे सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो प्रारंभ करने का प्रयास किया गया और अधिनियम, मतलब ये 1833 के ही अधिनियम में एक और धारा थी 87, याद रखिएगा, धारा 87। मतलब जैसे जो भी अधिनियम आते थे ना उसमें पॉइंट वाइज करके चीज़ों को लिखी जाती थी। तो उसी में 87 नंबर पॉइंट पे क्या लिखा था कि रंग के आधार पर, जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर किसी को भी कंपनी की सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब जो भारतीय लोग हैं उनको ना कंपनी में बड़े पदों पर नहीं भर्ती किया जाता था। क्यों? क्योंकि वो रंग में काले थे, जाति में निम्न हुआ करते थे, धर्म में हिंदू हुआ करते थे या मुस्लिम हुआ करते थे। तो इस आधार पे क्या किया जाता था कि इनके साथ भेदभाव किया जाता था भारतीयों के साथ, और कंपनी में इन्हें बड़े पदों पर नहीं जाने दिया जाता था। तो धारा 87 में, अधिनियम की धारा 87 में ये स्पष्ट कर दिया गया था कि रंग के आधार पर, जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर जो है किसी भी भारतीय को कंपनी की सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा या फिर किसी भी पद, कार्यालय और रोजगार को प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि जो बड़े पद हुआ करते थे उस पर कभी भी भारतीयों को
नहीं बैठने दिया जाता था। तो 1833 के चार्टर में दो व्यवस्थाएं और कर दी गई कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया, और दूसरी कि रंग, जाति और धर्म के आधार पर कंपनी में किसी भी पद, कार्यालय और रोजगार को प्राप्त करने से वंचित ना करने की बात कही गई। लेकिन ये लागू नहीं हो पाया क्योंकि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने इसका विरोध किया। जो कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि ये जो है लागू नहीं होगा भारत में, आप इसको वापस लीजिए। और विरोध के कारण इसे प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, मतलब कि ये दोनों के दोनों प्रावधान समाप्त कर दिए गए। इसका कोई भी फायदा भारतीयों को नहीं मिला। हालांकि ये भारतीयों के हित में था, लेकिन इसका कोई फायदा भारतीयों को नहीं मिला, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे और क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत दी है। आगे लिखा है कि विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया। अभी इस बात को समझिएगा, एक गवर्नर जनरल की परिषद हुआ करती थी। आपको पता है कि शुरू में 4 लोगों की गवर्नर जनरल की परिषद बनी, फिर 4 लोगों से 3 लोगों को कर दिया गया। तो उसी में गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में, विधि सदस्य का मतलब हुआ जो कानून बनाने में सहायता करे। चूंकि पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार किसको दे दिया गया, अब गवर्नर जनरल को दे दिया गया। पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया। और वहीं पर विधि सदस्य, विधि मतलब जो कानून बनाने में सहायता करे, उस वैसे सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को उसमें डाल दिया गया। मतलब गवर्नर जनरल की परिषद में 3 लोग पहले से थे जो विधि बनाने का काम कर रहे थे, और लॉर्ड मैकाले को उसमें शामिल कर दिया गया, तो 4 लोग हो गए। लेकिन एक चीज़ इसमें कही गई, उसे केवल परिषद की बैठक में भाग लेने का अधिकार था, मतदान का नहीं। इस बात को समझिएगा कि जब कोई कानून बनता था तो वो परिषद में जाकर बैठता था। कौन? लॉर्ड मैकाले। और बैठेगा, लोगों की बातें सुनेगा और सहायता करेगा कि नहीं ये कानून ऐसा होता तो ज़्यादा बेटर होता, है ना। कुछ कुछ ऐसे विधि बनाने में सहायता करेगा। लेकिन अंतिम रिजल्ट क्या आएगा उसके लिए तो वोटिंग होगी, और वोटिंग में लॉर्ड मैकाले वोट नहीं कर सकते हैं। ये केवल सलाह दे सकते हैं, वो भी दोनों पक्षों को, पक्ष में भी विपक्ष में भी केवल सलाह देने का काम कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि पहला विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में किसे शामिल किया गया था, ये किया गया था लॉर्ड मैकाले को। इस बात को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है कि विधियों के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का प्राधिकार दिया गया। अब ये संहिताकरण का मतलब क्या होता है, जो भी कानून बनाए गए उनको कोड करने के लिए, कोड मतलब होता है कि लिख कर एक पुस्तक में रखने के लिए, ठीक है। तो विधियों के संहिताकरण, संहिताकरण का मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज़ को लिख कर और उसे एक अच्छे फॉर्मेट में लिख कर, सही तरीके से लिख कर, और उसे जो है रजिस्टर में या जैसे भी रखना हो संभाल के रखा जाए, इसी को संहिताकरण कहते हैं। तो विधि, जितने भी कानून बनाए गए उनके संहिताकरण के लिए गवर्नर को क्या किया गया, गवर्नर को ये शक्ति दे दी गई कि आप आयोग गठित कर लो और उन्हीं लोग से जो है कानूनों का संहिताकरण करवाओ। तो प्राधिकार दिया गया। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि लॉर्ड मैकाले जो कि क्या थे, प्रथम विधि सदस्य थे, विधि सदस्य थे। और इन्होंने क्या किया 1834 में, चूंकि गवर्नर को क्या करना था, अपने कानूनों को संहिताबद्ध करवाना था, तो उसके लिए लॉर्ड मैकाले ने क्या किया, लॉर्ड मैकाले से कहा गया कि आप एक विधि ये बनाइए, आयोग का गठन करिए, एक कमेटी बनाइए, जो कमेटी क्या कर सके, ये जो भी हम लोग विधि बना रहे हैं उसको संहिताबद्ध कर सके, वो उसको कोड कर सके, उसको सही तरीके से लिख सके, ठीक है। तो लॉर्ड मैकाले ने क्या किया कि खुद मिलकर और 3 लोगों को और मिला के, तो टोटल 4 लोग हो गए। तो 4 लोगों के साथ एक विधि आयोग का गठन किया, और ये कब किया, 1834 में। चलिए आगे बढ़े। तो पहला विधि आयोग कब बना, तो ये बना 1834 में। प्रथम विधि सदस्य कौन थे गवर्नर जनरल की परिषद में, वो थे लॉर्ड मैकाले। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को
विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। मतलब अब एक्ट बन रहे थे ये इतने सारे विधि बनाए जा रहे थे, कानून बनाए जा रहे थे, तो उसमें कई सारे कानून ऐसे भी थे जो भारतीयों के लिए अच्छे काम किए। तो इस एक्ट में क्या किया गया, जो विधि बना ना, इस आयोग द्वारा, विधि आयोग द्वारा, एक्ट के द्वारा नहीं, ये जो विधि आयोग गठित हुआ था, इस विधि आयोग के द्वारा क्या किया गया कि दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया, है ना। कहा गया कि ये जो दास प्रथा भारत में चल रही है, जिसमें गुलाम रखने की प्रथा है, उसको समाप्त किया जाए। ठीक है, तो उसको समाप्त कर दिया और अंततः 1843 में क्या हो गया कि दास प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि ये जो है कानून के खिलाफ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी मैंने अभी तक इन्फॉर्मेशन दी वो सभी चीज़ें समझ में आई हैं। आपको ये कुछ चीज़ें जो है बार बार पढ़नी पड़ेंगी और कहीं कहीं अगर लगे तो रटना भी पड़ेगा। चलिए अब इस पर आधारित संभावित प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से इस पर संभावित प्रश्न बनाए जा सकते हैं। चलिए, तो संभावित प्रश्नों में अगर बात करें तो पहला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसे समस्त नागरिक एवं सैन्य शक्तियां प्रदान कर दी गई। तो अभी हमने देखा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ऐसा किया गया। ठीक है, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, तो वो बने लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये आपको पता होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सी 1833 का चार्टर अधिनियम की विशेषता है। तो देखो 1833 के चार्टर अधिनियम की कई सारी विशेषताएं हैं, जो विशेषताएं आपको दिमाग में हमेशा रखनी होंगी। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको देखो कौन कौन सा सही करना है। पहला आपको देख लो कि बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, बिल्कुल सही होगा। मद्रास और मुंबई के गवर्नर को विधायी शक्ति से वंचित कर दिया गया, विधायी शक्ति से वंचित कर दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। और ये सभी शक्तियां किसको दे दी गई, भारत के गवर्नर जनरल को दे दी गई। और संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने के असीमित अधिकार किसको दे दिए गए, गवर्नर जनरल को। तो तीनों के तीनों कथन सही है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगला है कि 1833 के चार्टर अधिनियम के अनुसार पहले जो कानून बनाए गए थे उन कानूनों को क्या कहा गया, उन कानूनों को नियामक कानून कहा गया, और जो बाद में कानून बनाएंगे उसको अधिनियम कहा जाएगा। ठीक है, तो उसको अधिनियम कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त करके उसे पूर्ण रूप से प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। तो ये 1833 में बनाया गया, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही बनाया गया। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को कहा गया कि समाप्त करिए, और अब आप पूर्ण रूप से क्या है, प्रशासनिक निकाय बन चुकी हैं। और फिर अगला क्वेश्चन है कि किस चार्टर एक्ट के माध्यम से सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ किया गया, और साथ ही साथ और क्या कहा गया था कि रंग के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे किसी को भी किसी भी पद में जाने से नहीं रोका जाएगा, ये कहा गया था 1833 के चार्टर एक्ट में। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, उन्होंने इसका विरोध कर दिया और ये जो कानून था ये पारित नहीं हो पाया। अब अगला क्वेश्चन है कि चूंकि 1833 का चार्टर एक्ट में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया था, लेकिन इसे किसके विरोध के कारण वापस ले लिया गया या समाप्त कर दिया गया, तो ये कौन थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जिनके विरोध के कारण इसे वापस ले लिया गया या कहें समाप्त कर दिया गया। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि दास प्रथा का अंत कब और किसके द्वारा किया गया। तो 1833 के चार्टर एक्ट में एक व्यवस्था थी कि अब दास प्रथा को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये विधि विरुद्ध है, मतलब कि कानून के खिलाफ है दास प्रथा। और इसी के क्रम में 1843 में दास प्रथा को अंततः ख़त्म कर दिया गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, और अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ऐसे ही हमेशा वीडियोस को लाता रहूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो कैसी है ये कमेंट करके बताइए, और क्या क्या चीज़ें इसमें और इम्प्रूव करनी चाहिए ये भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ
चलिए मिलेंगे आपसे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड थैंक यू।